प्रकार के बारे में बात कर रहे थे जिसमें सबसे पहले शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो। अगर a बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के से व्यक्त किया जाता है तो उसका मापांक हमेशा i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक के स्क्वायर के योग का वर्गमूल होता है। इसे हम मापांक कहते हैं। और अगर किसी सदिश का मापांक शून्य हो, किसी भी सदिश का मापांक शून्य केवल जो मूल बिंदु होता है उसी के लिए परिभाषित किया जाता है। तो अतः हमारे पास शून्य सदिश जो होगा वो मूल बिंदु को ही व्यक्त करेगा। इकाई सदिश, अगर किसी सदिश का मापांक इकाई हो, एक हो, तो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। इसे ए कैप से व्यक्त करते हैं। ए कैप यानी जिस सदिश के ऊपर कैप लग जाएगा वो इकाई सदिश को व्यक्त करेगा और इसका मापांक हमेशा एक होगा। हम इसका मापांक हमेशा एक लेके चलेंगे। इसको लिखने का एक फार्मूला बताया था कि कोई भी सदिश है उसको एक तो उसके मापांक और एक उसकी दिशा से व्यक्त किया जाता है, तभी उसे हम सदिश कहते हैं। क्योंकि कोई भी भौतिक राशि को जब भी व्यक्त करते हैं तो मापांक और मात्रक की जरूरत होती है, लेकिन मात्रक को हम व्यक्त नहीं करते हैं नॉर्मली फार्मूले के रूप में। हम सिर्फ मापांक और उसकी दिशा को व्यक्त कर दें तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये ए कैप दिशा, इसे हम दिशात्मक सदिश भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी भी सदिश की दिशा ज्ञात करनी होगी तो इस इकाई सदिश को ज्ञात करेंगे। इस इकाई सदिश की जो दिशा होगी उसे ही हम उस वेक्टर की या उस सदिश की दिशा कहते हैं। इसे हम जब लिखेंगे तो ए कैप से व्यक्त करेंगे और ए कैप को निकालने का ये फार्मूला रहेगा ए सदिश बटे मापांक के। हम ए सदिश में अगर उसके मापांक का भाग दे देते हैं तो इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमें ए सदिश दे दिया जाए 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, तो इसका मापांक निकालने पर प्राप्त होगा हमें अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 25 प्लस 9, जिसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 38 आ जाएगा। अब अगर ए कैप निकालेंगे तो 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप बटे में अंडर रूट 38 का उपयोग करते हुए इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ए की जो डायरेक्शन होगी एक्स एक्स से 2 बटे अंडर रूट 3 38, वाई एक्स से 5 बटे अंडर रूट 38 और जेड एक्स से माइनस 3 बटे अंडर रूट 38 इकाई दूरी पर हमारे पास कोई भी जो मान है वो उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। इसे हम इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश के बाद में हमारे पास आता है समांतर सदिश। समांतर सदिश, कोई भी दो सदिश अगर समांतर हों, समांतर का मतलब जिनके मध्य दूरी हमेशा समान रहती है, जो कभी आपस में काटते नहीं हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम समांतर सदिश कहते हैं। और जब भी कोई दो सदिश समांतर सदिश होंगे तो उसमें एक निश्चितता होगी, उनकी जो डायरेक्शन है या तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे या एक विपरीत डायरेक्शन में होगा। विपरीत डायरेक्शन को हमेशा माइनस से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब कि इनके लिए जो अगर ये सदिश ए सदिश है और ये सदिश बी सदिश है, ए सदिश और बी सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं यदि किसी एक को लैम्डा से गुणा करने पर दूसरा सदिश प्राप्त हो जाए। यहाँ लैम्डा क्या है? कोई भी अचर है। अचर -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/5, 2/3, कुछ भी मान आ सकता है। कोई भी दो सदिश जो हैं वो समांतर सदिश उसी वक्त कहलाएंगे यदि किसी एक को गुणा करने पर या भाग करने पर दूसरा सदिश बनाया जा सकता हो। उदाहरण के लिए मान लो ए सदिश जो है वो 2i + 3j - k है और बी सदिश जो है वो 4i + 6j - 2k है। तो हमें पता है कि b सदिश को 2 से भाग दे दें तो a सदिश बन रहा है ना। अगर b को 2 से भाग देने पर a का सदिश प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों समांतर सदिश हैं। तो जब भी हमें समांतर सदिश सिद्ध करना होगा हम यही चेक करेंगे कि किसी एक सदिश को किसी से गुणा करने पर या भाग करने पर क्या दूसरा सदिश प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। उनके लिए वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। प्लस का होगा तो एक ही दिशा में होंगे और माइनस का होगा तो विपरीत दिशा में होंगे।
आई बात समझ में इसमें भी? अगर कोई भी दो सदिश समांतर सदिश हैं, अगर हमें यह कह दिया जाए कि ये दो सदिश समांतर सदिश है सिद्ध कीजिए, तो हमें यही चेक करना है कि किसी एक सदिश को किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। अगर दूसरा सदिश प्राप्त हो जाता है तो वो समांतर सदिश हैं, अगर नहीं होता तो वो समांतर सदिश नहीं है। उसके बाद में आता है हमारे पास चौथा टॉपिक है समांतर सदिश के बाद में ऋणात्मक सदिश। एक ऐसा सदिश जो मापांक में तो बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो। मापांक जैसे एक सदिश ए और बी, इन दोनों के मापांक तो बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा ए कैप तथा बी कैप विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब है उल्टी हैं। एक अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में दूसरा सदिश जा रहा होगा। एक अगर इस दिशा में जा रहा है दूसरा सदिश इस दिशा में जा रहा होगा, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में है। एक हमारे पास अगर ये सदिश प्राप्त हो रहा है तो उसके विपरीत दिशा में इस तरह से कोई भी सदिश प्राप्त होता हो तो उसे हम विपरीत ऋणात्मक सदिश कहते हैं या विपरीत सदिश भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास ये निश्चित रहेगा कि ए सदिश जो है वो माइनस बी सदिश के बराबर आ जाए तो उसे हम ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश कहेंगे। ए और बी दोनों ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो सिर्फ माइनस का गुणा करने पर दूसरा सदिश प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको ऋणात्मक सदिश कहते हैं। समान सदिश, इक्वल वेक्टर, यदि कोई भी दो सदिश इस प्रकार से हों कि वो दोनों बराबर हों, चाहे उनकी दिशा ले लें हम, चाहे हम उनके लिए मापांक ज्ञात कर दें, वो दोनों ही पार्ट में हमारे पास बराबर हो, यानी उनके मापांक यानी उनके संख्यात्मक मान भी बराबर हों और उनकी दिशा भी बराबर हो, तो उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। किन्हीं भी दो समान सदिशों की तुलना जब भी की जाएगी तो हमेशा उनके आई, जे और के गुणांकों की तुलना की जाएगी। जैसे अगर हमारे पास ये कह दिया जाए कि ए सदिश जो है वो एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप के बराबर है, बी वेक्टर जो है वो बराबर है 2 आई कैप माइनस वाई जे कैप के, और हमें कहा जाए अगर ये दोनों समान सदिश हैं तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई का मान का मतलब है कि एक्स बराबर होना चाहिए किसके? आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर आना चाहिए, जे का गुणांक जे के गुणांक के बराबर आना चाहिए, अर्थात एक्स का मान 2 और वाई का मान -2 होगा, जो कि समान सदिश या इक्वल वेक्टर को व्यक्त करता है। उसके बाद में कुछ एक और टॉपिक इसमें आ जाते हैं जो ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ही बिंदु से शुरू होने वाले दो सदिश, एक ही हमारे पास ये कह सकते हैं कि बिंदु पर ख़त्म होने वाले दो सदिश, यानी एक बिंदु को मिलने वाले दो सदिश। तो इस प्रकार के सदिश प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 टॉपिक थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सदिशों का योग, जिसमें सदिशों के योग के लिए 2 नियम हैं, एक बहुभुज का नियम है और एक त्रिभुज का नियम है। सबसे पहले त्रिभुज का नियम करने जा रहे हैं। मान लो कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी सी 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं। जैसे ए सदिश और बी सदिश जो है वो 2 सदिशों को व्यक्त कर रही हैं। अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, ये हमारे पास घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है, तो जो लास्ट सदिश है वो घड़ी की दिशा में हमारे पास इन दोनों के योग को व्यक्त करता है। इसे त्रिभुज का सदिश का त्रिभुज का नियम कहते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम कहते हैं। भी अगर कोई भी 2 हमारे पास भुजाएं जो हैं वो एक ही दिशा में त्रिभुज की 2 यानी सदिशों को व्यक्त करते हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इन दोनों को योग को व्यक्त करेगी, अर्थात a प्लस बी को व्यक्त करती है, जिसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास c, अगर ये तीसरी भुजा व्यक्त कर रही है तो a प्लस बी से व्यक्त होगी, या ये कह सकते हैं कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश हमेशा बराबर होगा ए सी सदिश के, अगर तीनों सदिश समांतर सदिश नहीं है तो। तीनों समांतर सदिश होने पर यह नियम लागू नहीं होता।
तो अगर कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं किन्हीं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करती हैं तो तीसरी भुजा उन दोनों के योग को व्यक्त करेगी, जिसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। इसके अंदर एक ये हमारे पास छोटा सा पार्ट आ जाता है कि अगर कोई भी त्रिभुज आ जाए हमारे पास और वो त्रिभुज एक ही दिशा में तीनों भुजाएं व्यक्त हो रही हैं ए, बी और सी से, तो उस स्थिति में ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का योग हमेशा 0 आएगा अगर वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो, एक ही दिशा में व्यक्त करते हैं तो। अन्यथा विपरीत दिशा में तो उन दोनों के योग को व्यक्त करेगा और उसी दिशा में हो जाए तो उन तीनों का योग हमेशा 0 सदिश बनेगा। ये एक सदिश को ही व्यक्त करेगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप को व्यक्त करता है। इसे त्रिभुज सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम कहते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है हमारे पास बहुभुज का नियम। इसी से बना है बहुभुज का नियम। इसके अंदर अगर कोई भी एक बहुभुज, पहला बहुभुज ए सदिश, दूसरा बहुभुज बी सदिश, तीसरा बहुभुज सी सदिश, चौथा बहुभुज की भुजा हमारे पास डी सदिश, लगातार बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या है? बहुत सी भुजाओं वाली आकृति, एक बहुत सी भुजाओं वाली आकृति है। इसके अंदर जो अंतिम भुजा जो इसको बंद आकृति में बदलेगी, क्योंकि हमारे पास बहुभुज की परिभाषा यही थी कि कोई भी भुजाओं से बनी हुई, बहुत सारी भुजाओं से, 2, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब 3 या 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है? 4 भुजाएं भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। तो उस स्थिति में जो अंतिम भुजा होगी जो इन सब सदिशों को जोड़ेगी, जैसे ये हमारे पास इस प्रकार से जोड़ रही है, ये विपरीत दिशा में हमेशा इन सभी सदिशों के योग को व्यक्त करती है, जिसे बहुभुज का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अगर ये आर सदिश हो तो ये कह सकते हैं कि आर सदिश बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सदिश के। अर्थात जितनी भी भुजाएं हैं वो अगर एक ही दिशा में हमारे पास सदिशों को व्यक्त करती है तो अंतिम भुजा विपरीत दिशा में इन सभी सदिशों के योग को व्यक्त करेगी, जिसे बहुभुज का नियम कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास योग करते कैसे हैं। मान लो एक सदिश a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k दे दिया जाए और दूसरा सदिश हमें दे दिया जाए b सदिश बराबर i माइनस j प्लस k। तो उस स्थिति में a प्लस b सदिश के लिए i का गुणांक i के साथ जुड़ जाएगा, j का गुणांक j के साथ जुड़ जाएगा और k का गुणांक k के साथ जुड़ जाएगा, जिससे a और b के योग का सदिश प्राप्त हो जाएगा। इसमें साचर्यता का नियम, साचर्यता अर्थात a में b और c 3 जोड़ रहे हैं तो किन्हीं 2 को पहले जोड़ के तीसरा जोड़ दो, उत्तर समान आएगा। क्रम विनिमयता का नियम अर्थात चाहे पहले a में b जोड़ें या b में a जोड़ें, उत्तर समान आएगा। ये नियम लागू होते हैं। अर्थात हमारे पास साहचर्य क्या था? a प्लस b फिर c जोड़ें या a प्लस बी प्लस सी जोड़ें, उत्तर समान रहेगा। और क्रम विनिमय अर्थात हमारे पास a में b जोड़ें चाहे b में a जोड़ें, उत्तर हमेशा समान रहेगा। इन दोनों में कोई अंतर प्राप्त नहीं होता। इसे हम साचर्यता और क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। योग सिंपल होगा, घटाव भी इसी तरह से नियम में लागू होगा। घटाव में हमें 2 का अंतर ज्ञात करना होगा। उसके बाद में आता है एक अदिश से गुणन। तीसरा टॉपिक है हमारे पास, इसी में गुणन कहेंगे हम इसको, 2 सदिशों का। हमारे पास गुणन के अंदर 3 टॉपिक आएंगे। तीनों टॉपिक में से पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं एक अदिश का सदिश से गुणन। कोई भी एक अदिश राशि है उसको हम सदिश से अगर गुणा करेंगे तो मान लो एक a सदिश दे दिया जाए 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। ये जो है वो अदिश का सदिश से गुणन कहलाता है। एक अदिश राशि थी, 8 2 है, एक अदिश राशि है, ना तो उसकी दिशा है कोई, ना उसका कोई मात्रक है, हमारे पास सिर्फ संख्यात्मक मान था। उस संख्यात्मक मान का किसी सदिश से गुणा करते हैं तो उसे हम अदिश का सदिश से गुणन कहते हैं।
और इस अदिश का जब सदिश से गुणन कहेंगे तो उसके समांतर सदिश प्राप्त होगा, जिसका मापांक है वो उतने ही गुना बढ़ जाता है जिससे हम गुणा कर रहे हैं। जैसे अगर a सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप इस सदिश को व्यक्त करता है, तो जो 2a वेक्टर है वो हमेशा उसके दुगना लंबाई का और उसके समांतर सदिश को व्यक्त करेगा, एक ही दिशा में होगा। तो अदिश से गुणन का मतलब है कि किसी भी सदिश को जब अदिश से गुणा करते हैं तो उसके समांतर सदिश प्राप्त होगा, जिसका मापांक उतने ही गुना बढ़ जाएगा जिससे हम गुणा कर रहे हैं। अगर भाग दे रहे हैं तो उतने गुना कम हो जाएगा। वो हमारे पास उस नियम पर डिपेंड करेगा कि गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। अदिश राशि से गुणा करते हैं तब। अब बोलो इसमें कोई डाउट हो? मान लो हमें दो बिंदु दे दिए जाएं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले इस सदिश को ज्ञात करना है। तो वो सदिश कैसे ज्ञात किया जाए? जैसे मान लो पहला बिंदु x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 और z2 दे दिया जाए, तो ए बी सदिश ज्ञात करने के हमारे पास ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इस बिंदु के स्थिति सदिश हैं। स्थिति सदिश का मतलब क्या है? मूल बिंदु से इनकी पोजीशन है। अब मूल बिंदु हमारे पास मान लेते हैं कि मूल बिंदु को व्यक्त करता है x एक्स और y एक्स के अंदर और z एक्स के अंदर, ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु को a से मिलाने पर ये जो सदिश बनता है उसे हम OA सदिश कह रहे हैं। इसी प्रकार इस b बिंदु को अगर इससे मिला दें तो ये जो सदिश बनता है उसे हम OB सदिश कहते हैं, जो b का स्थिति सदिश होता है। स्थिति सदिश का मतलब यही है कि मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी पोजीशन क्या है, उन सदिश की दूरी क्या है या उनके निर्देशांक क्या प्राप्त होते हैं, उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। और हमेशा OA सदिश को जब लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप से। OB सदिश को लिखेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप से व्यक्त किया जाता है। अगर अब हमें AB सदिश ज्ञात करना है तो त्रिभुज का नियम बन रहा है, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। इस त्रिभुज के अनुसार मैंने बताया था कि दो सदिश एक ही दिशा में हो तो तीसरा सदिश उनके योग को व्यक्त करता है, अर्थात OB सदिश हमारे पास बराबर होगा किसके? OA सदिश प्लस AB सदिश के। अगर हमें AB सदिश ज्ञात करना है तो ये OA प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, OB माइनस OA से हमारे पास AB सदिश प्राप्त होगा। OB माइनस OA इन दोनों को घटाएंगे तो I के गुणांक I में से, J के गुणांक J में से और K के गुणांक K में से घट जाएंगे। तो सीधा हम इसी प्रकार से याद रखते हैं x2 माइनस x1 I कैप, y2 माइनस y1 J कैप और z2 माइनस z1 K कैप से हम उस सदिश को ज्ञात करते हैं जो दो बिंदुओं को मिलाता है। इसमें यह चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि अगर ए बी सदिश ज्ञात करने हैं तो बी के निर्देशांकों में से ए के निर्देशांक घटाकर आई जे के अनुसार हम लिखेंगे। एक्स एक्स का निर्देशांक है तो आई कैप के साथ, जे का है तो वाई एक्स का निर्देशांक है तो जे कैप के साथ और जेड एक्स का निर्देशांक है तो के कैप के साथ व्यक्त किया जाता है। तो ए बी सदिश जब ज्ञात करना है तो बी में से ए के निर्देशांक को घटाना है। अगर बी ए सदिश ज्ञात करना होता तो उल्टा करेंगे, ए में से बी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को बी ए सदिश ज्ञात करना है तो बी ए सदिश में हमारे पास उल्टा हो जाएगा, ये ए के सदिश में से बी के सदिश को घटाएंगे, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहाँ z1 माइनस z2 होगा, उल्टा होगा हमारे पास। पहले बी ए सदिश है तो ए में से बी को घटाकर फिर लिखना पड़ेगा, उल्टे हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसी कारण ये भी कहा जाता है कि ए बी सदिश और बी ए सदिश जो होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं, उल्टे होते हैं। आप वो खुद ही चेक कर सकते हैं, ए बी सदिश ए से बी की दिशा व्यक्त करता है, अगर बी ए सदिश बनाएंगे बी से ए की दिशा विपरीत दिशा होगी दोनों की दोनों की, और विपरीत दिशा में माइनस का चिन्ह आता है हमेशा, ऋणात्मक सदिश कह सकते हैं उनको हम। तो ये हमारे पास रहेगा कि अगर ए बी सदिश ज्ञात करना है तो बी में से ए को घटाना है और बी ए सदिश ज्ञात करना है तो ए में से बी को घटाना पड़ेगा हमें। तो उससे हमारे पास दो सदिश ए बी या बी ए को ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद में आता है एक हमारे पास विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र में
अगर मान लो एक एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के अंदर दो बिंदु ए और बी, निर्देशांक x1 y1 z1 x2 y2 z2, इस दो बिंदुओं को एक बिंदु C m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, जहां O बिंदु से A की जो स्थिति सदिश है वो हमारे पास A वेक्टर है और B का जो स्थिति सदिश बनता है वो हमारे पास B वेक्टर है। अर्थात A सदिश जो है वो तो हमारे पास है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और B सदिश जो है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप से व्यक्त किया जाता है। तो ये C सदिश जो इसको m1 अनुपात m2 में परिभाषित कर रहा है, अगर वो r वेक्टर से व्यक्त किया जाए जिसके निर्देशांक x, y, z लेके चलें, तो उस स्थिति में r सदिश बराबर m1b प्लस m2a अपॉन m1 प्लस m2 का सूत्र लगाते हुए r सदिश को ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये आंतरिक विभाजन है तो अब दो प्रकार के विभाजन होते हैं, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन अगर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अंदर उपस्थित कोई भी बिंदु है वो इसको m1 अनुपात m2 में बांटता है तो उसे आंतरिक विभाजन कहते हैं। बाह्य विभाजन अर्थात हमारे पास कोई भी रेखा है A और B, इसको आगे बढ़ाने पर C कोई बिंदु है जो इसको m1 अनुपात m2 में बांटता है, C बाहर उपस्थित है, उस रेखा के बीच में उपस्थित नहीं है, तो उसे बाह्य विभाजन कहते हैं। और अगर बाह्य विभाजन होगा तो r सदिश ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो m1b माइनस m2a बटे m1 माइनस m2 का उपयोग करते हुए हम बाह्य विभाजन के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अर्थात कोई भी एक ऐसा जो हमारे पास बिंदु जो अंतः विभाजन करता है उसके लिए अंतः विभाजन का जो सदिश है वो ज्ञात करने का सूत्र तो ये रहेगा m1b प्लस m2a बटे m1 प्लस m2, जबकि बाह्य विभाजन करता हो तो सिर्फ माइनस का चिन्ह आ जाएगा।